प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड प्रत्यास्थता पहला टॉपिक इलास्टिसिटी। कोई बताएगा? कोई बताएगा? जब शेड्यूल आपके पास पहले पहुंच जाता है और आप लोग शेड्यूल देख लेते हैं तो बस उसको देखते ही हैं क्या, वो पढ़ के आ जाता है भैया। वस्तु की विकृत करने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। विकृति करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो क्या है फिर वो? चलो कुछ हद तक तो ठीक ही है। और जब किसी पिंड में बाह्य पर बल लगाया जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अचल बल काट दिया जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। और कोई? खत्म? बताओ बताओ बताओ। सर जब किसी वस्तु में बार बार लगाया जाता है तो उसकी आपस में परिवर्तन हो जाता है, जब बार बार हटा लेते हैं तो पुनः वो अपनी स्थिति ग्रहण कर लेती है। जिस क्रिया को किस रूप को होता है। हाँ चलो, एक वर्ड तुमने सुधारा, क्रिया नहीं है वो क्या है? गुण है। किसका? उस वस्तु का। दूसरी चीज, विकृति आने के बाद पुनः अपनी पोजीशन में हमेशा लौट आएगी। एक स्प्रिंग लें, उस स्प्रिंग को खींचें, छोड़ दें, चली जाएगी वापस। थोड़ा और खींचें, छोड़ दें, चली जाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद जब खींच देते हैं तो फिर वापस नहीं जाती। यानी कि इलास्टिसिटी की भी, यानी कि प्रत्यास्थता की भी क्या है? एक लिमिट है। वहीं तक ये क्या होगा? फॉलो होगा। देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने आकार और आकृति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। कोई भी वस्तु का अगर आप आकार और आकृति यानी कि शेप एंड साइज चेंज करना चाहेंगे तो वो वस्तु उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। विरोध करने का ये जो गुण है यही क्या है? प्रत्यास्थता। तो एक तरीके से डिफाइन करने का तरीका। दूसरे तरीके से एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि विरूपक बल। डिफॉर्मिंग, नाम से ही क्लियर है, फॉर्म को क्या करना है? डिफॉर्म, खराब करना है। तो ये वो बल है जो आप लगाते हैं किसी वस्तु का आकार और आकृति बदलने के लिए। तो प्रत्यास्थता को इस तरह भी कहा जाता है कि जब आप विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आता है। जैसे ही आप विरूपक बल हटा लें, अगर वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में लौट जा रही है तो ये कौन सा गुण है उसका? प्रत्यास्थता। कौन सा गुण है? प्रत्यास्थता। स्प्रिंग को खींचा, लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। आकार क्या हो गया? बदल गया। पहले आकार इतना था, खींचने पे आकार क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जैसे ही बल हटाया तो वापस अपनी जगह पे पहुंच गई। किस गुण के कारण? प्रत्यास्थता के कारण। क्लियर है? जैसे रबड़, खींचिए और छोड़ दीजिए अपनी पोजीशन पे वापस। लेकिन जब रबड़ को ज़्यादा खींच देते हैं तो उसमें वो व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जा पाती। तो इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता की भी एक लिमिट है, उसी लिमिट तक वस्तु लौट पाएगी। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट नहीं पाएगी। क्लियर है? तो लिखिए जरा, इसमें हेडिंग डालिए, मतलब हेडिंग डाल के लिखिए। प्रत्यास्थता हेडिंग है, लिखिए। देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने आकार एवं आकृति, ब्रैकेट में लिखिएगा, शेप एंड साइज, साइज एंड शेप, अपने आकार एवं आकृति में होने वाले
में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। फुल स्टॉप। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। फुल स्टॉप लगाइए और मतलब और करके दूसरी परिभाषा लिख लीजिए। क्या है दूसरी परिभाषा, लिखिए। देखिए, विरूपक बल हटा लेने के पश्चात वस्तु का अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार में लौटने का गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई तार है या रबड़ है, कुछ भी मान लीजिए, आपने इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इस पर नीचे की तरफ क्या लगाया, बल लगाया। कौन सा बल लगाया आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि विरूपक बल। अब इसके जो कण हैं जितने भी इस पदार्थ के, वो सब क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, अपने आकृति एवं आकार में परिवर्तन का। तो विरोध करने का मतलब ये बल यहाँ लगा रहा है, तो वो बल कहाँ लगा रहे होंगे, इसके विपरीत अपोज कर रहे होंगे। एक बल लगाया, इस बल को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। ठीक, आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, एक फोर्स वहां भी लग रहा है। जैसे ही आप अपना फोर्स क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे आपने रबड़ को खींचा, पार्टिकल उसके दूसरी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आप खींच रहे हैं, फोर्स वो लगा रहे हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप वाला बल खत्म, और कौन सा बल बचेगा, केवल ये, जो कि कहां ले जाएगा उसको, वापस अपनी जगह पर। तो अगर हम बात करें किसकी, साम्यावस्था की, तो साम्यावस्था में जो आपका विरूपक बल है वो बराबर हो जाता है किसके, प्रत्यानयन बल। साम्यावस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, ना तो ये बढ़ रही हो लंबाई, ना ये क्या हो रही हो, घट रही हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई खींच रहा है किससे, विरूपक बल से, और यहाँ से लग रहा है कौन सा, प्रत्यानयन बल। तो अगर हम साम्यावस्था में हैं, मतलब जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, जो जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है। तो साम्यावस्था में क्या कह दिया गया कि जो विरूपक बल है वो किसके बराबर होगा, प्रत्यानयन बल। क्लियर है, इसको भी बाद में लिखिएगा। अब हेडिंग डालिए, प्रतिबल, स्ट्रेस। क्या हुआ, इसके साथ बीमा पूछ चुके हैं, नीट में इसकी बीमा पूछ चुके हैं, बीमा इसकी स्ट्रेस की बता देते हैं। इस साल पेपर में तुमने दिया था, नहीं देखा था। चलो, स्ट्रेस ये है कि जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं वो बल और उसके क्षेत्रफल से क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, या तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला प्रत्यानयन बल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला प्रत्यानयन बल।
प्रतिबल बराबर बल, कौन सा बल? कैसे परिभाषित करते हैं? क्षेत्रफल एकांक, तो प्रत्यानयन बल क्या हो गया? प्रतिबल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। प्रत्यानयन बल F R और क्षेत्रफल क्या हो गया? A। अब देखो प्रश्न जब भी आता है तो प्रश्न में आपको प्रत्यानयन बल ना दिया होगा, प्रश्न में हमेशा ये दिया होगा कि हमने 10 न्यूटन का बल लगा के उसकी लंबाई बढ़ा दी, यानी कि हमने कौन सा बल लगाया? डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर है? प्रत्यानयन बल के। विरूपक बल किसके बराबर? प्रत्यानयन बल के। इसलिए सूत्र में हम लोग किसका मान रख देते हैं उठा के? विरूपक बल का मान। आपको हमेशा क्वेश्चन में कौन सा देगा? विरूपक बल का देगा कि आपने इतना बल लगाया, लंबाई बढ़ा दी। क्लियर है? तो आप यहाँ पर मान किसका रख देते हैं? विरूपक बल का। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था में दोनों क्या है? बराबर। क्लियर है बात? तो इसके पहले लिख लीजिए जरा, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले प्रत्यानयन बल को, प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। विमा, बल की विमा होती है mLT -2 और नीचे है क्षेत्रफल L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास mL -1 T -2। ये विमा और किसकी है? और कौन सी भौतिक राशि जिसकी विमा यही होती है? प्रेशर। क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखो बात इसकी वही है कुल मिला के। स्ट्रेस को अगर आप नॉर्मली वर्ड समझे तो समझ ही रहे ना, स्ट्रेस जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है पढ़ाई के दौरान, है ना? कभी किसी के प्रेशर से, कभी किसी के प्रेशर से, तो घुमा फिरा के वही प्रेशर वाली ही बात है। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, साम्यावस्था में विरूपक बल बराबर प्रत्यानयन बल, इसके लास्ट में। इसके बाद आती है विकृति। अब देखिए विमा का मतलब ये वाली विमा ना समझ लीजिएगा। डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे हम बोलते हैं ना वन डायमेंशन केवल लंबाई, टू डायमेंशन लंबाई चौड़ाई, थ्री डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब विकृतियों की कई प्रकार की होती है, तो हम सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि लंबाई में परिवर्तन, मतलब कुछ भी। जैसे मान लीजिए किसी की लंबाई में परिवर्तन हुआ,
तो यहाँ क्या लिखना है, विमा में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसकी लंबाई L है, आपने बल लगा के इसको नीचे खींच दिया तो इसकी जो लंबाई थी वो डेल्टा L बढ़ गई, तो विकृति कितनी होगी, विमा में परिवर्तन कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा L, और ओरिजिनल कितना है L। इस तरह क्या निकाल लेते हैं विकृति। क्लियर है? तो विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, क्या होगा इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा इसका, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। विमा M0 L0 T0। ठीक, नोट करिए, इसमें लिख लीजिएगा विमा में परिवर्तन। एक लिखो, लिखो किसी वस्तु की विमा में होने वाले परिवर्तन एवं प्रारंभिक विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। हो गया? अब हेडिंग दीजिए प्रतिबल के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मतलब यह है कि जब बल को इस तरह लगाया जाए कि वस्तु की लंबाई में क्या आ जाए, परिवर्तन, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। बाकी प्रतिबल का फार्मूला हर बार वही रहना है, क्या, बल बटे क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास क्या है, तार है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स, तो पीछे क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप यहाँ से इसको खींचेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कब लगेगा, जब आप लंबाई को या तो क्या करें, बढ़ाएं। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो अंदर की तरफ क्या लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। क्लियर है ना? तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, ये जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, और क्या बटे क्षेत्रफल। लिखो ना, अभी तीनों देख लो। उसके बाद एक होता है पार्श्विक प्रतिबल, शीयरिंग स्ट्रेन या शीयरिंग स्ट्रेस है पहले।
अब इसमें लंबाई में परिवर्तन नहीं करना। कोई किताब ली है क्या कोई? लाओ रजिस्टर दिखाओ। किसी वस्तु के एक सिरे को क्या कर देना, फिक्स कर देना। जैसे नीचे वाले सिरे को क्या कर दिया, फिक्स, और ऊपर वाले पर टेंजेंशियल फोर्स लगाना है, स्पर्श रेखी। तो देखिए ये इससे कुछ मोटी किताब है किसी के पास? उठती है वो भी, लेकिन हाँ हाँ देखो, जैसे एक तरफ से नीचे से क्या किया, फिक्स, और ऊपर वाले सरफेस पे क्या लगाना है, फोर्स। तो देखिए ये जो है, ये यहाँ से अगर फिक्स रहेगा तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए नीचे से फिक्स रखना है, अभी ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब केवल ऊपर का हिस्सा क्या कर रहा है, खिसक रहा है। नीचे वाले क्या करना है, फिक्स करना है। तो इस तरह का जब बल लगाते हैं तो क्या आता है, पार्श्व प्रतिबल। जरा से समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु, इसका आपने ये वाला सिरा क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और यहाँ से आपने क्या लगाया, इस पर बल, ऊपर वाले सरफेस पे। नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स है, ऊपर वाले सरफेस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो ये नीचे वाला सरफेस यही रुका रहेगा, ऊपर वाला सरफेस हल्का सा क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो इसका जो चित्र है वो फिर इस तरह बन जाएगा। नीचे वाला अपनी जगह है, ऊपर वैसे थोड़ा सा खिसक गया, इतना किसका मान लीजिए, थीटा कोण बन गया। तो फिर से पार्श्व प्रतिबल का सूत्र वही है, F/A। लेकिन इन प्रतिबलों के काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग। इसका तरीका क्या है, लंबाई को बढ़ा देना। इसका तरीका क्या है, इसके शेप में डिस्टर्ब करना। ये क्या कर रहा है, इसका साइज खराब कर रहा है। क्या कर रहा है, साइज खराब कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है। ये क्या खराब कर रहा है, इसका शेप खराब कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर तीसरा आता है आपके पास आयतनिक प्रतिबल, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, अब क्या डिस्टर्ब होगा, वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा। जैसे मान लीजिए ये पानी में आपने किसी वस्तु को क्या कर दिया, फेंक दिया है। जब भी आप इसको जल में फेंकेंगे तो जल इस पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर। अरे वाटर प्रेशर नाम सुना है? वाटर प्रेशर में नहीं भी है, मान लीजिए अगर ये कोई चीज यहाँ रखिए खुले वातावरण में, तो इस पर कौन सा दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब। लेकिन वायुमंडलीय दाब का मान क्या है, बहुत कम, तो हम लोग उतना महसूस नहीं करते उसको। बाकी आपके ऊपर दाब तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे ही ये पिंड इसमें जाएगा, जो वस्तु इसमें जाएगी पानी में, तो पानी इस पर क्या लगाएगा, ठीक। और ये प्रेशर लगा के चेंज क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, वॉल्यूम। तो आयतनिक प्रतिबल जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है दाब। क्या होता है, दाब, प्रेशर। तो आप जानते हैं दाब बराबर भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जितने भी प्रतिबल हैं सबके मात्रक से, सबकी विमा से। यहाँ भी F/A आना है, यहाँ भी F/A आना है, और वहाँ प्रेशर है तो प्रेशर का मतलब भी क्या है, F/A, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सब प्रतिबलों की कहानी यही है। 3 तरह के प्रतिबल हैं, तो इसी में 3 तरह की क्या होंगी, विकृतियाँ होंगी। तो इनको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर देखते हैं विकृतियाँ।
हो गया? हो गया? विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फिर से वही 3 नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब किस में खराबी आ जाए? लंबाई में। एल लंबाई पहले से है, बल लगा के क्या कर दिया? खींच दिया, ये डेल्टा एल और बढ़ गई। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो होगी, विकृति का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डायमेंशन। कितना चेंज आया? डेल्टा एल का अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फिर नंबर 2 पे जब चलेंगे तो क्या निकालेंगे? पार्श्विक विकृति, शीयरिंग स्ट्रेन। ये बना लीजिए या कोई तार बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, कहानी वही है पूरी। यहाँ से क्या कर दिया? ऐसे फिक्स कर दिया है, यहाँ से लगाया इस पर बल, तो बल लगाने से ये क्या हो गया? ये डिफॉर्म हो गया। कितना एंगल डिफॉर्म हो गया? मान लिया थीटा। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है पहले? एल, और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ क्या हो गया? खिसक गया है। आपने ऊपर वाले से क्या किया? खिसकाया, तो मान लिया कितना खिसक गया है? डेल्टा एक्स। तो इसमें जो इसके जो शेप में विकृति आई है वो कितनी आई है? थीटा की। कितनी आई है? थीटा की। इस थीटा का हमें क्या निकालना है? मान। तो इस त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगा दूं तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? डेल्टा एक्स, और आधार कितना है? एल। हमें निकालना है थीटा, तो हम मान लेंगे कि डेल्टा एक्स, माना डेल्टा एक्स क्या है? बहुत छोटा। डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। जरा डेल्टा एक्स अगर छोटा है तो जरा समझिए होगा क्या? डेल्टा एक्स अभी इतना है तो थीटा इतना है। डेल्टा एक्स अगर और कम होगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये कोण भी कम हो जाएगा। फिर ये और कम होगा तो ये कोण और कम होगा। डेल्टा एक्स और कम होगा तो कोण क्या होगा? और कम। तो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो थीटा भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। और जब कोण छोटा होता है तो tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा के, और यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा एक्स बटे एल। तो ये क्या है? आपकी विकृति। अब देखो यहाँ दिख रहा है ना कि मात्रकहीन है, तो यहाँ भी देखो डेल्टा एक्स भी क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक वही मीटर, और नीचे क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो ये भी क्या आएगी? विमाही। ठीक है। तीसरी कौन सी बची? आयतनिक। आयतनिक विकृति।
वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन में वही कहानी है, मान लीजिए इसका प्रारंभिक आयतन कितना था V। अब आपने इस पर लगाया, प्रेशर लगाया यानी कि फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, थोड़ा कंप्रेस हो गया। तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज आया मान लीजिए वो कितना आ गया, सपोज दैट डेल्टा V का। तो जो आयतनिक विकृति होगी वो होगी डेल्टा V बटे V। देखिए ये भी क्या होगा, मात्रक ही विमाहीन, ऊपर भी आयतन और नीचे भी आयतन।
इसका? हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्थता की अगर आप सीमा के अंदर हैं, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि अगर बल हटा लें तो वस्तु अपनी अवस्था में क्या करे, लौट जाए। जो आपका प्रतिबल है वो समानुपाती होगा किसके, विकृति के। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर ये समानुपाती से हटाना तो नियतांक लगाना है, उस नियतांक का नाम है ई। तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। इस ई का नाम होता है, क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या जो इसका नाम ज्यादा चलता है कोफिशिएंट की जगह वो चलता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मली हम लोग गुणांक को किससे बताते हैं, कोफिशिएंट से, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिट यही है, अगर ये फेल हो गई तो फिर डेफिनेशन फेल है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को, प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब जरा ये बताइए, अगर मुझे ई का मात्रक लिखना हो तो ऊपर वाला क्या लिखा है, प्रतिबल। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और नीचे लिखा है क्या, विकृति। विकृति का कोई मात्रक ही नहीं है, तो मतलब लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यही क्या हो गया, इसका मात्रक। जो मात्रक प्रतिबल का वही मात्रक ही था, क्योंकि विकृति के पास कोई मात्रक नहीं है। और जो विमा किसकी होगी, प्रतिबल की, वही विमा किसकी हो जाएगी, कितनी आई थी, ml। लिख लीजिए। मानने को भी मान सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि ई मानते हुए चले आ रहे हैं हमेशा से,
इसलिए ई माना है। के आपने कहीं और पढ़ा होगा, के पढ़ा होगा आपने किसी और चीज के लिए। ये क्योंकि इलास्टिसिटी वर्ड से ई उठाया है। हो गया सबका। अब देखिए जो प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा है उसके भी 3 प्रकार हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये यंग एक साइंटिस्ट थे, थॉमस यंग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए पहले नंबर की, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति। तो 3 प्रतिबल थे, 3 विकृति थी, तो उनका कॉम्बिनेशन बना के क्या निकालेंगे? 3 प्रत्यास्था गुणांक। एक बार अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति, एक बार पार्श्विक प्रतिबल, पार्श्विक विकृति, एक बार आयतनिक प्रतिबल और आयतनिक विकृति। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक ये क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, ये हर उसमें है, इसके आप बाहर गए तो सब कहानी फेल है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग
प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी कि देखिए ये कोई हमारे पास क्या था, तार था, इसकी लंबाई कितनी थी L, आपने इस पर लगाया बल तो इसकी जो लंबाई थी वो कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो है बल बटे क्षेत्रफल, और अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो है डेल्टा L बटे L। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक को दिखाते हैं किससे, y से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मान रख दीजिए दोनों का जरा, F बटे A और डेल्टा L बटे L। तो F इंटू L और नीचे आ जाएगा क्या, A इंटू डेल्टा L। इसका भी मात्रक वही होगा जो किसका है, E का है, प्रतिबल और विकृति का कोई मात्रक नहीं है। तो y का मात्रक भी क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और y की विमा भी क्या होगी, वही जो प्रतिबल की होती है, ml-1 t-2। ये क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, नोट कर लें।
गया? हो गया? दूसरा क्या है? दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से भी कुछ लोग दिखाते हैं और कुछ लोग इसको जी से भी दिखाते हैं। तो दृढ़ता गुणांक क्या लिखेंगे इसको? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर पार्श्विक प्रतिबल एवं पार्श्विक विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक, तो पार्श्विक प्रतिबल कितना था? बल बटे क्षेत्रफल। पार्श्विक विकृति कितनी है? आई थी थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे एल। तो यहाँ से निकाल लीजिए थीटा और जी इसके बराबर होगा पार्श्विक प्रतिबल बटे पार्श्विक विकृति। तो थीटा और जी ये क्या हो जाएगा? एफ बटे ए और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बटे एल। तो थीटा और जी इसके बराबर हो जाएगा एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एक्स। इसका भी वही चीज है, का मात्रक कितना होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विभा भी क्या होगी? ml माइनस 1 t माइनस 2 नोट कर लें।
गया? फिर नंबर 3 पे आता है आयतनिक प्रत्यास्थता गुणांक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको दिखाते हैं कुछ लोग बीटा से और कुछ लोग के से। अब देखिए फिर से वही कहानी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर क्या लिखेंगे? आयतनिक प्रतिबल एवं आयतनिक विकृति के अनुपात को आयतनिक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसमें डायग्राम वही वाला है। क्या लगा रहे हैं आप? प्रेशर P। तो लिखेंगे क्या हम लोग? आयतनिक प्रतिबल। आयतनिक प्रतिबल कितना होता है? प्रेशर के बराबर। आयतनिक विकृति होती है डेल्टा V बाई V। तो निकाल लीजिए बीटा और के। ठीक, बीटा और के क्या हो जाएगा यहाँ पर? P डेल्टा V बाई V। और ध्यान दीजिएगा एक है एडिशनल माइनस आता है, वो माइनस क्यों आता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। बीटा और के, तो ये हो जाएगा माइनस का PV बाई डेल्टा V, ऊपर चला जाएगा। अब ये मेन चीज है कि ये माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, तो देखिए माइनस चिन्ह यह बताता है। देखिए अगर आप इस पर प्रेशर और बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा कंप्रेस होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? और कम होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम क्या होता है? घट जाता है। प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम क्या होता है? घट जाता है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? घट रही है। इसलिए क्या लगा दिया गया है? माइनस। एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वो जो घट रहा है तो वो जो चेंज है उसमें वो क्या आएगा? निगेटिव। अभी जरा ध्यान से देखो, तुमने प्रेशर बढ़ाया, मान लो पहले तुम्हारा जो वॉल्यूम था वो था 20, ठीक, और प्रेशर है तुम्हारा मान लो 10, फिर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा, 10 हो गया। प्रेशर क्या किया है? बढ़ाया है। वॉल्यूम क्या हुआ? घटा। तो अगर डेल्टा भी निकालना होगा तो डेल्टा हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे तो ये माइनस का आ जाएगा। इस माइनस को खत्म करने के लिए एक माइनस पहले से ही सूत्र में लगा दिया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो माइनस ऊपर वाले के बढ़ने पर नीचे वाला घट रहा है, P बढ़ाएंगे तो जो डेल्टा V है वो क्या होगा? निगेटिव आने लगेगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा V क्या आएगा? निगेटिव। तो उस निगेटिव को मारने के लिए पहले से एक निगेटिव का साइन क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। तो निगेटिव चिन्ह यह बताता है कि P के बढ़ने पर V का मान घटता है, अर्थात डेल्टा V क्या होगा? ऋणात्मक। इसलिए हमने क्या लगा दिया है? माइनस का चिन्ह। कहानी वही पूरी, बीटा का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और बीटा की विमा ml-1 t-2। नोट कर लें।
गया। देखिए एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं संपीड़ितता, इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी। और संपीड़ितता जो होती है वो होती है 1/, आयतनिक प्रत्यास्थता गुणा। अब देखिए बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी को संपीड़ितता को के से दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बीटा और के। तो ये नोटेशन का ध्यान दीजिएगा, अलग अलग किताबों के नोटेशन क्या है अलग अलग, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका कोई सिंबल नहीं लिख रहे हैं, हम केवल इसका नाम लिख देते हैं संपीड़ितता। जहाँ पर बीटा माना गया होगा इसको, वहाँ पर इसको के माना गया होगा, और जहाँ पर उसको के मान लिया गया होगा तो इसके लिए कुछ और यूज किया होगा। जो भी यूज किया होगा वो आपको बताएगा पेपर में। तो 1/, ये क्या हो गया, बीटा। जरा मान रखिए इसका, बीटा का मान क्या था, -pb अपॉन डेल्टा v। तो डेल्टा v बाई ये माइनस बाहर लगा लीजिए, ये क्या आ गई आपकी संपीड़ितता। संपीड़ितता ऊपर देखिए क्या है, डेल्टा v, मतलब जिसके आयतन में परिवर्तन जितना ज्यादा उसकी संपीड़ितता उतनी ज्यादा। जिसको आप जितना ज्यादा क्या कर पाए, कंप्रेस कर पाए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज्यादा। जितना ज्यादा कंप्रेस कर लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन। तो ये क्या हो गई, संपीड़ितता। क्लियर है बात, नोट कर लो। आज यहीं तक रखते हैं, कल पढ़ेंगे आगे।